अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक विद समा। मैं हूं आपकी होस्ट मोहम्मदा हसन और आज हम आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जहां पे आप सबकी कंप्लेंट्स विटामिन डी को लेकर, बॉडी में बोन हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आज हम आपके लिए ये डिस्कशन करेंगे और डेफिनेटली आपकी क्वेरीज को आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह बाजवा, हु हैज़ बिन द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? फाइन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है जो कि बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स में या चाहे बड़े हों उनमें ये कंप्लेन आम तौर पे पाई जाती है। इट इज़ रिगार्डिंग विटामिन डी, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे जोड़ों के मसले, जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में दर्दें हम महसूस करते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा पीक पे पहुँच गई है? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया और इस इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन के लिए हमने ये चूज़ किया इसको, क्योंकि ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी कम्युनिटी में, जनरल पब्लिक में विटामिन डी का क्या रोल है, किन वजूहात से वो कमी होती है और वो पेशेंट को किस तरह ये प्रेजेंट होती है। और हमारे यहाँ जो देखा गया कि इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज़ में। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये एरिया ऐसा है कि यहाँ जनरली विटामिन जो डी का जो लेवल है वेल बिलो दैन द नॉर्मल वैल्यूज़ होता है और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर आप उसको बार देखेंगे जी वजह क्या क्या है, देखा जाता है कि हमारे यहाँ स्किन का सन को एक्सपोजर बहुत कम होता है। अगर जब सन शाइन करता है तो वो गर्मियाँ बहुत होती हैं, जब सर्दियाँ होती हैं तो हम कपड़े ढांक लेते हैं। और माशाल्लाह हम एक इस्लामिक कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी ख़वातीन भी, लोग भी हम ढांप के रखते हैं, तो हमारी जनरली स्किन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज़ को एक्सपोज नहीं होती। और जो विटामिन डी है जो बॉडी के अंदर बनती है वो एक्टिव फॉर्म में होने के लिए उसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। स्किन पे उसकी जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो फिर विटामिन D3 बनती है, जो एक यूजेबल और यूजफुल विटामिन डी है जो हमारी बॉडी में इस्तेमाल होती है। राइट। अभी जैसे आपने एक खुद ही बात की ना कि जो रेज हैं आपकी बॉडी को टच करती हैं, ये भी बहुत बड़ा टैबू है कि लोग नहीं जाके धूप में बैठते कि वो रेज हमारी बॉडी को टच करेंगी और वो ठीक नहीं है हमारी बॉडी के लिए। और दूसरी बात ये कि हमारी एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि वो जो सन रेज हैं उनकी इफेक्टिवनेस जो है ना वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से इंटरफेयर हो जाती है। राइट। और वो फिर हमारी अवेयरनेस भी नहीं है कि हम सर्दियों में बाहर बैठे हैं या इस तरह करें, या गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा होती है तो वो इस काबिल नहीं होती कि हम लोग हम बैठ सकें और स्किन को एक्सपोज कर सकें। दूसरी चीज़ है कि इसका जो सोर्स है, हम कहाँ से किस डाइट से लेते हैं, उसका भी एक जनरल पब्लिक को पता नहीं है। उसमें एक दो चीज़ें आ जाती हैं, एक तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस, हमारी इकोनॉमिकल स्टेटस है हमारा। दूसरा ये है कि अवेयरनेस है कि हमें पता नहीं है कि हमें कहाँ से मिलता है। ये बड़ी कॉमन चीज़ें हैं एंड दीज आर द कॉजेज व्हिच आर देयर फॉर द years and years। और स्लोली एंड ग्रेजुअली एक लोअर लेवल पे हमारी विटामिन डी सेटल हुई है। अच्छा, रिगार्डिंग दिस देयर इज अ क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा स्पेसिफिक टाइम है दिन का, सुबह का हो या चाहे इट इज लाइक सनसेट के अराउंड, जब आप अपने आप को सन से ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि मॉर्निंग और इवनिंग, आफ्टरनून के जो ऑब्लिक रेज हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और उसके लिए वो अगर सन एक्सपोजर करना है तो वो बेटर टाइम है कि उस वक्त किया जाए। और दूसरा ये है कि जब उनके पेशेंट्स को विटामिन डी की कमी होती है तो काफ़ी देर तक उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे कमी है, और बैकग्राउंड में चल रही है और हमारी रूटीन भी नहीं है कि हम एक विटामिन डी टेस्ट भी करवा लें। जब वो उसके जो सिम्टम्स, साइंस अपीयर होना शुरू होते हैं तो वो पेशेंट जो है डॉक्टर के पास जाता है, वो बताता है व्हाट आर द स्पेसिफिक साइंस। जी, तो साइंस जो सिम्टम जो है बच्चों में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, जो ग्रोइंग बोन है उसके में डिफरेंट होते हैं। और एल्डरली पेशेंट्स और जो एडल्ट पेशेंट हैं उनमें अलग होते हैं, और एल्डरली पेशेंट्स में जो ओल्डर एज में उनमें अलग होते हैं। बच्चों में ये है कि लिथार्जी है और उनमें लिस्टलेसनेस है, बोन पेन है, उनकी डिसइंटरेस्ट है एक्टिविटी में, और साथ
जब बोन ग्रो करती है तो वो थोड़ी सी डिफॉर्मिटी के साथ ग्रो करती है, और पेरेंट्स अक्सर कहते हैं जी जो टांगे थोड़ी सी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं। पर्टिकुलरली बच्चा जब वो वेट बेरिंग करता है, जो साल 2 साल का चलना शुरू करता है, तो प्रॉपरली फॉर्म नहीं करती बोन, और उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से उसमें मटेरियल की डेफिशिएंसी होती है और डिफॉर्मिटी होती है। जब बच्चों में ये होती है तो हम उसको रिकेट्स कहते हैं। और यही चीज़ जब एडल्ट बोन में 18 साल के बाद डेफिशिएंसी हो, तो उस वक्त तो बोन ने जितना ग्रो करना है वो कर चुकी है। उसना पेशेंट कब उससे उसके बाद कद बढ़ता है ना बोन बढ़ती है। 18.5 साल मेल में और 17.5 साल फीमेल में। 17.5-18 साल के बाद अगर डेफिशिएंसी आती है तो बोन डिफॉर्मिटी तो शायद ना हो, लेकिन वो बोन पेन होगी तो प्रॉब्लम्स आएंगे, और बोन के अंदर फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। हम उसको फिर ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। ये तो वो डिजीज़ हैं जो इसकी वजह से हो जाती हैं। लेकिन इससे होने से पहले भी पेशेंट में बहुत सिम्टम्स होते हैं, बोन पेन होती है, मसल पेन होती है, ये इसमें चीज़ें, डिसइंटरेस्ट इन एक्टिविटी है, लेथार्जी है। तो ये सारी चीज़ें जो मिल के जॉइंट में पेन शुरू हो जाती है, तो फिर हमें सस्पेक्ट करते हैं कि विटामिन डी की कमी होगी, तो हम फिर विटामिन डी टेस्ट करवाते हैं उसको। राइट। अब इसके अलावा हमारा अगर डाइट के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे कौन से फूड सप्लीमेंट्स हैं या फूड है इटसेल्फ जो इनटेक करें तो हम अपनी डाइट में इस चीज़ को कवर कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है। जो डॉक्टर हम लोग जो है ना बड़े आराम से पेशेंट को कह देते हैं अंडे खाओ जी, वो गोश्त खाया करो, विदाउट नहीं कि बेचारा वो अफोर्ड भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। और हमने सिर्फ ये बता दिया जी पेशेंट को क्यों नहीं खा रहा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, जैसे मशरूम्स में है, एग योक में है, और इन चीज़ों में है। और ये फैट सॉल्युबल विटामिन डी है जो फिश में है। ज़ाहिर है सब लोग तो फिर अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, बट देन हमने ये डिस्कस कर रहे हैं कि सोर्स जो प्रॉपर है, बेहतर सोर्स ऑफ विटामिन डी जो न्यूट्रिशन में कौन कौन सी होती है। ये चीज़ जो आजकल इंजेक्शंस सजेस्ट किए जाते हैं या टैबलेट्स सजेस्ट की जाती हैं फॉर विटामिन डी, आर दे लाइक कैन वी टेक इट? हार्मफुल तो नहीं है? हाँ, ये अगेन इट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर द जनरल पब्लिक टू नो कि जी हमें कब लेनी चाहिए, कितनी देर तक लेनी चाहिए, किस डोज में लेनी चाहिए। yes. एक कॉमन सा ट्रेंड बन गया कि हर पेशेंट्स को विटामिन डी हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं और विदाउट नोइंग कि उनको कितनी चाहिए कितनी चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट जो है, अगर ऑलरेडी किसी पेशेंट में कमी नहीं है तो 600 यूनिट्स जो है तकरीबन वो डेली रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होनी चाहिए। जिस पेशेंट जिसको ऑलरेडी डेफिशिएंसी है तो उसको फिर हम हाई डोज में देते हैं ताकि वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाए। फिर मेंटेनेंस डोज है ताकि जो डेली रिक्वायरमेंट है वो हम पूरी करती रहें। विटामिन डी जिस भी शेप में हो, जो ओरल भी है, इंजेक्टेबल भी है, इंजेक्शन भी आप तोड़ के दूध में मिला के पी सकते हो, और टैबलेट्स भी हैं, कैप्सूल्स भी हैं, और वो दे आर ऑल इक्वली इफेक्टिव, बट इनको प्रॉपर डोज में लेना चाहिए। राइट। मतलब कितने टाइम डिफरेंस के साथ इफ यू आर हैविंग द टेंडेंसी या डेफिशिएंसी? जो जनरल मार्केट में प्रिपरेशंस हैं वो जो विटामिन डी 5000 यूनिट्स, 7500 यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स एंड 0.2 मिलियन 2 लाख यूनिट्स में अवेलेबल है। राइट। अब फिर हमने देखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है कि विटामिन डी ज़्यादा भी ना हो जाए। उसको मगर हाइपर विटामिन डी जो टॉक्सिसिटी कहते हैं, तो उसके अपने सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं और उससे बचना चाहिए। अगर आप किसी को 5000 यूनिट्स दे रहे हैं और कमी है तो वो हफ्ते में एक दफ़ा दे लें या 2 वीक में दे लें, और जनरली इसको ओवरडोज से अवॉइड करें। और जो 0.2 मिलियन है वो महीने में एक दफ़ा ले लें, जब थोड़ी सी पूरी है फिर 3 महीने में एक दफ़ा ले सकते हैं। लेकिन जो 7.5 मिलियन जो 7,500 की यूनिट्स हैं वो अगर कमी है तो हफ्ते में, वरना फोर्टनाइटली 2 वीक्स बाद ले लेते हैं। और ये सिर्फ डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये फॉलो करना चाहिए। पेशेंट की रिक्वायरमेंट, उसकी एक्टिविटी, उसकी एज, उसकी द एक्सटेंट ऑफ डेफिशिएंसी वो कितनी है, उसके मुताबिक वो डिटरमिन करते हैं कि वो विटामिन डी हमने कितनी देर तक लेनी है। राइट। विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को भी इटसेल्फ इफेक्ट करता है? डेफिनेटली इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है।
और एक और बड़ी अच्छी जो जो रिसेंट स्टडी आई हुई है कि विटामिन डी जो है अगर प्रॉपर मिकदार में हो तो एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स प्रोफाइल जो है जो जो लो होने चाहिए उनको ये लो करता है ये और ये भी बड़ी अच्छी रिसेंट टेस्टिंग स्टडी आई हुई है ये भी चीज़। अच्छा, इसके अलावा अब मार्केट में इटसेल्फ बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं। अभी तो हमने मेडिसिन की बात कर ली, हमने डाइटरी प्रोडक्ट्स की बात कर ली या इंजेक्शंस की बात कर ली, हमारे पास सप्लीमेंट्स भी हैं। सबसे पहले तो मेरा आपसे ये सवाल है इससे कंसर्न कि सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं, उसका बिल्कुल ले सकते कोई हैं। रिस्क तो नहीं है? बिल्कुल ले सकती हैं, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि ओवर द काउंटर अवेलेबल है राइट। और लेकिन उसकी जो डोज है और कितनी देर तक लेनी है वो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए उससे, ताकि मैं कहूँ जी मेरे दोस्त ने कहा था जी वो भी ले रहा है, वो बड़ा अच्छा फील करता है, मैं भी लेना शुरू कर दिया। मेरी एक बीबी कहती है मेरी हमसाया वाली ये जो है मेडिसिन ले रही है, मुझसे पूछ के मैंने भी लेना। सेल्फ मेडिकेशन से जनरली अवॉइड करना चाहिए और जो विटामिन डी टॉक्सिसिटी है ना उससे भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें फिर किडनी के इफेक्ट हो सकता है, स्टोन बन सकते हैं, कैल्शियम लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर ये बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन एक जनरली सेफ रेंज में रहते हुए एक दफ़ा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक कंपनी, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है विच वी फेस कि हर कंपनी हर बंदे को सूट नहीं करती है। हाँ, उनको क्वालिटी कंट्रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है और उसका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो लेवल है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए, ताकि जो पेशेंट जो ले रहा है वो जो लिखा हो उसके ऊपर वही हो और उसको उतना पता हो कि मुझे हाँ वाकई में इतनी अमाउंट है, जो इतनी जो एफिकेसी है प्रॉपर है, क्योंकि ये प्रॉपर अमाउंट में ले रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास एक कंपनी है वाइटाग्लो, जिनकी आजकल मार्केट में प्रोडक्ट्स जो हैं वो आ रही हैं एंड अभी हमारे पास जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, वन इज़ ज़ेविकॉल डी, वन इज़ कोली डी एंड वन इज़ जोनिफर। ये जो है बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी समझी जा रही है और स्पेशली विटामिन डी को केटर करती है, आपके मसल्स की पेन्स और इन चीज़ों के ऊपर ये कंपनी जो है इंट्रोड्यूस इन्होंने करवाए हैं अपने ये 3 प्रोडक्ट्स। ये जो क्वालिटी डी है ये विटामिन डी है बेसिकली, राइट। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है और इसमें ये 7500 यूनिट्स हैं और बड़ा इफ़ेक्टिव है। और इसको फिर यही कहूँगा कि डेली बेसिस पे तो ये डोज थोड़ी हाई है, वीकली या फोर्टनाइटली ये डोज लेते रहें तो ये जनरली एक सेफ की जाती है और ये बड़ी इफ़ेक्टिवली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको और यूज़ कर रहे हैं। जहाँ तक ये ज़ेविकॉल है ये और ज़ेविकॉल डी में ये एक कॉम्बिनेशन है बेसिकली, इसमें कैल्शियम है, K2 है और मैग्नीशियम है और विटामिन डी है और ये एक कॉम्बिनेशन है जो कैल्शियम के और लो डोज ऑफ विटामिन, ये आप डेली सारे सप्लीमेंट्स जो सेफली ले सकते हैं बोन हेल्थ के लिए जी जो जनरली बोन मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव है और इफेक्ट करती है। और ये कॉन्ड्राइटिस सल्फेज और ग्लूकोजामिन जिसमें होती है ये जोनिफर है, ये भी बड़ा कॉमनली यूज़ होती है पूरी दुनिया में और इसको हम कहते हैं स्लो एक्टिंग डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स और ये भी एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ही समझ लें, ओवर द काउंटर मिल जाती है, पूरी दुनिया में मिलती है और ये जिसमें जनरली आर्थराइटिस जॉइंट के लिए, कार्टिलेज रीजनरेशन के लिए और ये इस्तेमाल होती है और ये लॉन्ग टर्म यूज़ करनी चाहिए। इसका अदरवाइज़ देखा जाए कि जी ये लॉन्ग टर्म यूज़ कर लिया तो उसका उस तरह से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सेफ वन ऑफ द सेफर वंस और जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें तो उसको फिर प्रॉपरली उतने टाइम के लिए ज़रूर लें जितनी देर के लिए कहा गया। अच्छा, इसी से विटामिन डी से रिगार्डिंग अब जो बड़ों में तो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बच्चों में स्पेशली ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा है, तो आपकी तरफ से पेरेंट्स के लिए ऐसी क्या गाइडलाइंस होंगी कि वो बच्चों की इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करें कि उनमें ये डेफिशिएंसी ना हो? बस हमारे बच्चे आजकल जंक फूड बड़ा खाते हैं, उसमें दूध की कमी है कि एग्स नहीं लेते और इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना चाहिए कि उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो बेस डेफिशिएंसी वो नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर ख्याल करें और प्लस अगर ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर्स के मशवरे के साथ
तो विटामिन डी एज ए सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। राइट। पर्टिकुलरली जो छोटे बच्चे हैं जो चलना शुरू करते हैं उनको विटामिन डी कमी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे होएगी तो उनके जो टांगे थोड़ा आउट बाहर को बोइंग लेग्स आपने देखा होगा, बच्चे चलते हैं वो टिपिकल वो उसको हम रिकेट्स कहते हैं, जो कि करेक्टेबल है। उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, उसके मुताबिक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि सिर्फ इतना है कि पूरी तवज्जो और सब्र के साथ पेशेंट और पेरेंट्स जो हैं जो बच्चे को वो दवाई दें, क्योंकि ओवरनाइट वीक्स में या मंथ्स में वो डिफॉर्मिटी करेक्ट नहीं होगी। करेक्ट होगी क्योंकि जब अब हम उसको पूरी मटेरियल दे रहे हैं फॉर द न्यू बोन फॉर्मेशन जो कि नॉर्मल बनेगी, तो बोन तो चिंगम की तरह जब ऐसे हम खींचेंगे तो लंबी होती जाएगी, तो फिर नॉर्मल डेवलपमेंट होगी और डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो 18 साल के बाद है उनको अपनी बोन पेन जो चीज़ें प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सिम्टम आते हैं विटामिन डी के, वो भी डॉक्टर से कंसल्ट करके रेगुलरली विटामिन डी लेनी चाहिए। अच्छा, बच्चों से रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लेवर्ड लाइक मिल्क में डालने के लिए, ऐड करने के लिए चीज़ें जो कि कहा जाता है कि आपके बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, वो कितनी यूज़फुल हैं? डिपेंड करता है कोई इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके अंदर, वो जो आप ले रहे हैं उसके अंदर है क्या चीज़। राइट। अगर तो फ्लेवर है तो वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए हम उसमें फ्लेवर ऐड कर रहे हैं। अगर कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है तो इधर उसमें कोई दूध में तो ऑलरेडी बायोलॉजिकल कैल्शियम है, जो बायोलॉजिकल कैल्शियम है क्वालिटेटिवली वन ऑफ द बेस्ट कैल्शियम्स। राइट। और अगर उसके अंदर को विटामिन डी ऐड किया तो देयर कोई मसला, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है। सो इसी तरह हमने इतनी सारी बातचीत की, इतना सारा हमने जो भी डिस्कशन किया, आई होप कि लोग इस चीज़ को समझ सकें और रिलेट कर सकें। जाते जाते आई वुड लाइक कि आप हमारे पेरेंट्स को और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, आप उनको एक मैसेज दें ताकि वो समझ सकें कि हाउ मच दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। जी, मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को रिकग्नाइज करें, एज एन एंटिटी इसको आइडेंटिफाई करें, और जब भी आपको कोई बोन्स जॉइंट्स रिलेटेड कोई सिम्टम हो, बच्चे हों, बड़े हों, एडल्ट हों, बूढ़े हों या लेडीज़ हों, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिज्यू करें और उसके मुताबिक अगर जितनी भी आपके बोन में या बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करें और उसको रेगुलरली फॉलो करके उसको पूरा ट्रीटमेंट लें। और बहुत ज़्यादा हाई डोज में और डॉक्टर से पूछे बगैर वेरी हाई डोज में फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। लेकिन ये विटामिन डी से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं मोस्टली ये ट्रीटेबल और रिवर्सिबल हैं। इसको ज़रूर पूरी तवज्जो के साथ ज़हन में रखिए। अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, सन में एक्सपोजर जितना आप कर सकते हैं कंफर्टेबली वो करें, और साथ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लें ताकि ये हमारी कम्युनिटी में ये जो वाइड स्प्रेड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी है इसको हम प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकें और ट्रीट कर सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर, इतनी सारी बातें करने के लिए। और हमारी इन बातों से आई होप कि लोग जो हमें देख रहे हैं उनको चीज़ें समझ आ सकें, हम उनके कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चंस हैं, उनकी क्वेरीज़ हैं, उसको फुलफ़िल कर सकें हो। सो अभी जैसे कि हमने वाइटर ग्लो के बारे में बात की, सो इट इज़ ड्रैप अप्रूव्ड, सो प्लीज़ गो एंड चेक देयर वेबसाइट। लेकिन डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, और अपनी डाइटरी जो हैबिट्स हैं उसको प्लीज़ बहुत देखें केयरफुली। अच्छा हेल्दी डाइट लें तो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी डेफिशिएंसीज हैं वो कवर हो सकते हैं। सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग हेल्थ टॉक विद समा फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल।